हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा जो है थर्मोडायनामिक्स का 10th लेक्चर है। इसमें आज हम डिग्री ऑफ फ्रीडम और सीपीसीवी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालें, लिखिए टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। देखिए, स्पेसिफिक हीट का फार्मूला जो था Q इक्वल टू आप mc डेल्टा T से निकालते थे। ये भी ध्यान होगा कि C की जो डिफिनीशन थी वो क्या थी? हीट गिवन पर यूनिट मास या पर यूनिट मोल पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। निकल आएगा ना Q इक्वल टू mc डेल्टा T से। ठीक है ना। तो सॉलिड और लिक्विड में हमने पहले भी लिखाया था कि उसमें अगर आप हीट देते हैं तो वॉल्यूम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है, लेकिन गैस के केस में जो है वो वॉल्यूम में चेंज आता है बहुत ज़्यादा। तो गैस के केस में जब जो सी डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट को, तो उसमें या तो प्रेशर कांस्टेंट, दो मेन हैं जो प्रिंसिपल हमने हेडिंग डाला है, या तो प्रेशर कांस्टेंट रखें या वॉल्यूम कांस्टेंट रखें। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप जरा इसको लिखें, लिखे आउट ऑफ मैनी वैल्यू, और भी हो सकती हैं, ध्यान रखना प्रोसेस। ठीक है ना, हम दो प्रोसेस की मेन स्टडी करते हैं। लिखिए आउट ऑफ मैनी वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट। आउट ऑफ मैनी वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट two are of special significance. Two are of special significance. Number one, specific heat of gas at constant volume. Specific heat of gas at constant volume, ब्रैकेट में CV। डिफिनीशन वैसी होती है जैसे आपने स्पेसिफिक हीट की पहले लिखी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ब्रैकेट में CV लिखिए। इट इज डिफाइंड एज the amount of heat. It is defined as the amount of heat energy required to rise the temperature. It is defined as the amount of heat energy required to rise the temperature of. It is defined as the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 ग्राम ऑफ गैस। ये 1 मोल भी हो सकता है, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट लेंगे तो 1 मोल, ग्राम में लेते हैं तो ग्राम। ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 K। rise the temperature of 1 gram of gas through 1 degree centigrade or 1 K when volume of the gas is kept constant. When volume of the gas is kept constant. आप समझ गए होंगे इसकी जो डेफिनेशन है या जो फार्मूला बनाया गया है डिफिनेशन, वो Q इज इक्वल टू जो आप mc डेल्टा T लिखते हैं, उसमें अगर C लेंगे तो डेल्टा Q लगा दे रहे हैं हम, डेल्टा Q इज इक्वल टू m डेल्टा T। इससे डिफिनेशन बना लेते हैं दोनों CP और CV की। ठीक है ना। तो सेकंड लिखें स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ब्रैकेट में CP। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ब्रैकेट में CP। देखिए, जो आपने इसके पहले लिखा है CV, उसका मतलब है कि वॉल्यूम आपका फिक्स रहेगा। ठीक, जो कल डायग्राम आपने बनाया था जैसे पिस्टन सिलेंडर है, अगर हम इस पिस्टन को फिक्स कर दें, यहाँ पर ये वेट रखे हुए हैं और इसमें अगर हम हीट सप्लाई करें, ठीक, तो ये इसमें जो 1 ग्राम या 1 मोल
ठीक है ना, जो सब्सटेंस होगा या गैस होगी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक हीट यानी CV होगी, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि पिस्टन को आपने फिक्स कर दिया है। ठीक है ना, तो ये CV होगा। अभी आप CP लिख दें तब डायग्राम बनाना, लिखिए फिर बताते हैं आगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस लिखा, एट कांस्टेंट प्रेशर ब्रैकेट में CP, इट इज डिफाइंड एज, सेम डिफिनेशन है, नोट करें, इट इज डिफाइंड एज the amount of heat energy, it is defined as the amount of heat energy required to rise, it is defined as the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 gram of gas, temperature of 1 gram of gas through 1 degree centigrade, through 1 degree centigrade or 1 K, when pressure of the gas is kept constant, when pressure of the gas is kept constant, ये इसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं दोनों केस में। पहले वाले में पिस्टन फ्री है, ठीक है, जब पिस्टन फ्री होगा तो और फ्रिक्शन नहीं लेते हैं, नहीं तो फ्रिक्शन से लॉस हो जाएगा, ठीक, और आप इसको हीट देते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर, मान लीजिए इसमें 1 मोल है गैस, ये 1 ग्राम ले लो, ठीक है ना, तो इसमें टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो आपकी हीट की रिक्वायरमेंट है उसको क्या लिखेंगे, 1, इस फार्मूले से 1 मोल या 1 ग्राम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो C है। यहां पर ये होगी CP और यहां पर होगी CV, समझ गए ना, तो यहां पर CP होगा इस केस में, ठीक। कभी कभी पेपर में 11th में केवल इतना पूछ देते हैं, CP बड़ा होता है, अगर 1 मोल के लिए आप लेते हैं तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, इसका आगे डेरिवेशन कराया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी मान लीजिए आपसे ये पूछ देते हैं केवल कि CP ग्रेटर देन CV है, तो आप केवल डायग्राम बनाकर यहां पर लिख दें, इसमें जो 1 डिग्री राइज करेंगे जब हीट देंगे और 1 डिग्री टेम्परेचर इसका राइज करेंगे, ठीक है ना, तो जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो CV है। कहां जाएगी हीट जो देंगे, इसमें वर्क डन तो हो नहीं रहा, क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देगा, कर देगा ना। यहां पर क्या होगा, इसमें जो हीट देंगे 1 डिग्री टेम्परेचर के लिए वो केवल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, यहां पर क्या करेगा, यहां वर्क डन भी होगा क्योंकि पिस्टन फ्री है, तो नेचुरल है कि CP ज्यादा होगा। 1 मोल के लिए डिफरेंस जो है सिंपली CP माइनस CV R आता है, R गैस कांस्टेंट, समझ गए ना, इसमें रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, तो दोनों डायग्राम बनाकर यहाँ पर केवल 2 लाइन लिख दें, अगर जनरली कोई चीज आती है कि यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है वो क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो हीट रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ CP यानी प्रेशर कांस्टेंट इज ग्रेटर देन हीट रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाएं फटाफट जल्दी। फ्री है पिस्टन, जितना यहाँ पर बनेगा उतना ऊपर उठ जाएगा और क्या, प्रेशर उतना ही बना रहेगा, समझ गए ना। इसमें तो आपने फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें फ्री है, तो जब गैस एक्सपेंड करेगी हीट देने पर तो ये ऊपर उठने लगेगा, वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, अंदर उतना ही पिस्टन ऊपर उठ जाएगा जितना प्रेशर बनेगा, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जल्दी नोट करें, डायग्राम बनाएं। बाद में फिर जब ड्राइव करेंगे तो फिर बनाया जाएगा, यहां जनरली समझने के लिए लिख दें कि CP ग्रेटर देन CV होता है।
डायग्राम बन गए? जरा नीचे एक दो लाइन लिख दें जरा। देखिए, व्हेन हीट इज गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हेन हीट इज गिवन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, when heat is given at constant volume, it is only used in increasing the internal energy. यहां जो भी आप हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज्ड होगी, ठीक है ना? When heat is given at constant pressure, when heat is given at constant pressure, a part of heat is used in increasing the internal energy. A part of heat is used in increasing the internal energy, and remaining part is used in expansion of gas. Remaining part is used in expansion of gas against external pressure. तो बना लिया आपने डायग्राम। तो यहां पर जो आगे डेरिवेशन होगा और 11th में बहुत पूछते हैं, तो Cp माइनस Cv R के इक्वल होता है और Cp अपान Cv को गामा से लिखते हैं। ये गामा एडियाबेटिक एक्सपोनेंट कहलाता है। ये Cp अपान Cv, द रेशियो ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। Cp माइनस Cv R होता है, आप लिख सकते हैं वी कैन प्रूव दैट, ठीक है? और जो रेशियो है वो गामा से लिखते हैं। तो दोनों को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो Cp इज इक्वल टू गामा Cv होगा। ये Cp की वैल्यू इसमें डाल दें, गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cv कॉमन ले लें, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R, तो Cv इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, Cp की यहाँ वैल्यू डालो, ठीक है ना? तो Cp की जब वैल्यू डालेंगे तो गामा Cv यहां पर पुटअप कर दो, Cv कॉमन ले लो। और नेचुरल है कि जब Cv का फार्मूला ये बन गया तो Cp क्या है? Cp गामा Cv है, तो Cp हो जाएगा गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 सिंपल फार्मूले हैं। हाँ, अब आप नोट करें आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो तुम्हारे बुक में सिलेबस है ना, ये उसके अकॉर्डिंग टू नहीं हम चल रहे हैं, ठीक है ना? हमें जैसे थ्योरी करानी वो लास्ट में जाके पूरा खत्म हो जाएगा। लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैकेनिकल उसमें तो ऐसे लेते हैं कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपका जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन के लिए फ्री है, एक सिंगल लाइन में, तो बोलेंगे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, यानी वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक? जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, आप किस प्लेन में फेंक रहे हैं? एक्स वाई में, तो उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 कोऑर्डिनेट में वो फ्री है मूव करने के लिए, एक्स और वाई में, तो बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ठीक है ना? स्पेस में अगर कोई चीज फेंक दें तो उसके कोऑर्डिनेट तीनों हो सकते हैं, एक्स भी, वाई भी और जेड भी, तो बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। लेकिन हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये तो है ही डिफिनीशन जो कि कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो फ्री है मूव करने के लिए, और एनर्जी के टर्म्स में लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको कल बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल 2 तरह की है, ठीक? जिसमें कि आइडियल केस में हम अपने यहाँ सिलेबस में जो आइडियल गैस होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी को हम निग्लेक्ट करते हैं, तो कौन सी बची? काइनेटिक, ठीक? उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वही उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है गैस की, ठीक है ना? तो जरा डेफिनेशन पहले नोट करें फिर लिखते हैं। लिखे इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ
It is defined as the total number of coordinates. It is defined as the total number of coordinates are independent quantities or independent quantities required to describe. It is defined as the total number of coordinates are independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system. Describe completely the position and configuration of the system. Next पैरा में लिखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम refers to the number of degree of freedom refers to the number of possible independent ways. Degree of freedom refers to the number of possible independent ways in which the system can have energy. In which a system can have energy. आप अगर होम एग्जाम में डिफिनीशन पूछते हैं तो ये सेकंड वाली नोट कर देना, वहां जो दूसरी वाली नीचे लिखाई अभी, यानी कि कितने पॉसिबल वेज हैं, इंडिपेंडेंट वेज हैं कि जिसमें कि उसकी एनर्जी होगी टोटल. फॉर एग्जाम्पल जैसे शार्ट में, हालांकि मैकेनिकल की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ये ब्लॉक है कोई इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, ये 1D मोशन है, इसमें डिग्री f से लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम, तो f इज इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि ये कन्फाइंड है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए. ठीक है, ये मूव इन ए स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन. प्रोजेक्टाइल मोशन में x और y ये आपने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया v वेलोसिटी से, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, क्योंकि x और y दो कोऑर्डिनेट एक्सिस में फ्री है वो मूव करने के लिए. अगर कोई बॉडी जो है वो रोल कर रही है, जैसे ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, मूव भी कर रही है और आगे भी जा रही है, मोशन तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगे, एक ट्रांसलेटरी मोशन का और दूसरा रोटेशन मोशन का. ठीक है ना, क्योंकि दो, आपको याद होगा कि इसमें दो तरह से हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्रांसलेशनल, दूसरी रोटेशनल. ठीक, तो यहां पर जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है, v से जो है आगे मूव कर रहा है x y. बहुत डिटेल जरूरत नहीं है कि हमें अपनी गैसियस के केस में देखना है. और अगर पार्टिकल फ्री टू मूव इन स्पेस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, x y और z. नोट कर दें चाहें, लिखो, इफ ए पार्टिकल फ्री टू मूव, इफ ए पार्टिकल फ्री टू मूव इन स्पेस, it will have 3 degree of freedom, या f is equal to 3 लिख दें. फ्री टू मूव इन स्पेस, देन f is equal to 3 लिख दो. अब आप नेक्स्ट पैरा में लिखें, ए गैस कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. ए गैस कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. नंबर 1 ट्रांसलेशनल, ये मोशन है 3 टाइप्स के, उसी के अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम. नंबर 1 ट्रांसलेशनल, नंबर 2 रोटेशनल और थर्ड वाइब्रेशनल. ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और थर्ड वाइब्रेशनल. आपको तीनों मोशन मालूम होंगे. ट्रांसलेशनल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है, रोटेशन आप समझ रहे होंगे, और जो वाइब्रेशनल होता है उसमें पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आगे भी जाते हैं और वाइब्रेट भी होते हैं. ठीक है ना, जो वाइब्रेशनल मोशन है वो हमारे यहाँ जो है वो थ्योरी में नहीं लेते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है इफेक्टिव वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर है.
फिर भी ध्यान रखना पड़ता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बहुत हाई टेम्परेचर तो नहीं है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल का ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो आपको देखना 11th में नहीं यूज कराते हैं। ठीक, फिर मैं यहां पर आप लिख दें वाइब्रेशनल एनर्जी। 3 टाइप का मोशन है तो 3 टाइप की एनर्जी होगी। वाइब्रेशनल एनर्जी लिखिए, वाइब्रेशनल मोशन exist only at very high temperature. Vibrational motion exists only at very high temperature. ब्रैकेट में लिख दें ग्रेटर देन 5000 K, ग्रेटर देन 5000 K. It has 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. इट हैज, अगर वाइब्रेशनल होगी तो उससे रिलेटेड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे. इट हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. नंबर 1 काइनेटिक, नंबर 2 पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी. नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी. तो हम लोग ट्रांसलेशनल और ये इसका यूज करते हैं रोटेशनल का. अगर कहीं लेना है वाइब्रेशनल तो फिर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाएंगे. ठीक, तो पहला हेडिंग डालें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस. डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस. डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस. देखिए, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम. मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम. देखो, अगर ये एटम अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, सिंगल एटम है, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, और दूसरा कौन सा होगा, रोटेटरी मोशन. ठीक, आगे जाएगा और रोटेट करेगा. मोनोएटॉमिक है, इसमें जो रोटेशनल की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक्सिस कहां से पास होगा, उसके अंदर से, इसका रेडियस बहुत कम है, तो इसलिए ये लोग रोटेशनल को यहां निग्लेक्ट कर देते हैं. समझ रहे हैं ना, केवल ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं वो 3 क्यों ले रहे हैं, एक एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड एक्सिस के अलॉन्ग. समझ गए ना. ये ध्यान दें, ये सिंगल एटम है, इसका रेडियस बहुत कम होगा. अगर एटम रोटेट करेगा तो अपने एक्सिस के अबाउट करेगा, तो अपने एक्सिस के अबाउट जब रोटेट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल है, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं लेते हैं. समझ गए, केवल ट्रांसलेशनल. नोट करें, देखो, मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम. इट कैन हैव ट्रांसलेशनल मोशन. It can have translational motion in any direction. It can have translational motion in any direction in space. It can have translational motion in any direction in space. It can also rotate. It can also rotate, but due to its small mi, it can also rotate, but due to its small mi, rotational kinetic energy is neglected. Rotational kinetic energy is neglected. Hence F is equal to 3. F है डिग्री ऑफ फ्रीडम. डायग्राम बना के यहाँ पे ये शो कर देना है. यहाँ पर इसका ये रेडियस आर है एटम का, और इसका एमआई नियरली 0 होगा. जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, ये तीनों ट्रांसलेशनल हैं, रोटेशनल नहीं है. इसमें ये निगलेक्ट कर देते हैं. हाँ, लेकिन निगलेक्ट कर रखा है, आपको लेना नहीं है डिग्री. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डाई एटॉमिक और लिनियर पॉली एटॉमिक गैस. डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डाई एटॉमिक और लिनियर पॉली एटॉमिक. कौन सा होता है लिनियर पॉली एटॉमिक में,
हाँ, ब्रैकेट में CO2 O2H2, वो O2 डाई एटॉमिक के लिए लिखा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डाई एटॉमिक और लिनियर पॉली एटॉमिक, यानी CO2 O2H2 कॉमा करके लिख दें, इन गैसेस के लिए है ये। हाँ, वो आप केमिस्ट्री में देखें, लिखिए MI अबाउट द एक्सिस, MI अबाउट द एक्सिस, MI अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द टू एटम्स, अभी बता रहे हैं, नोट करें, MI अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द टू एटम्स इज नेग्लिजिबल। देखिए, ये जो दो एटम है, ठीक है, डाई एटॉमिक है, इसमें जो मोशन है X, Y और Z, जब ये X एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, ट्रांसलेशनल तो 3 होते हैं, ठीक है, क्योंकि X में भी मूव कर सकता है, Y में भी और Z में भी मोशन फ्री है, लेकिन ये X एक्सिस के अबाउट जब रोटेट होगा तो इसका MI बहुत कम होगा, क्योंकि रेडियस तो इतनी होगी। जब Y की, क्योंकि CM इनका कहीं बीच में होगा, CM के अबाउट करेगा ना रोटेट, ठीक है ना, तो यहां पर जब X एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, इसको नहीं लेते हैं, Y और Z को लेते हैं, क्योंकि Y और Z में ठीक ठाक इसका डिस्टेंस R होगी। समझ में आ रही है ना बात? तो रोटेशन के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2 हो गए, और ट्रांसलेशनल के 3 मिलाकर 5। ठीक, नोट करें क्या लिखा था, MI अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द टू एटम्स इज नेग्लिजिबल, हेंस इट कैन हैव only 2 rotational degree of freedom, hence it can have only 2 rotational degree of freedom, तो 2 rotational degree of freedom। लिखिए, diatomic molecules has F is equal to 5, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 3 ट्रांसलेशनल, शॉर्ट में लिख दें 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। और वाइब्रेशनल का हमने बता दिया, वो सिलेबस में है नहीं, अगर लेते हैं तो 2 और लेंगे उसके, ठीक है, एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक का लेते हैं। थर्ड लिखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नॉन लिनियर पॉली एटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नॉन लिनियर पॉली एटॉमिक गैस। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री हैं मूव करने के लिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन, इसका CM यहाँ कहीं बीच में होगा, एक मॉलिक्यूल से यहाँ, एक यहाँ, एक X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, इसलिए इसमें सीधे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हैं, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, डायरेक्ट नोट कर दें। F इज इक्वल टू 6 होगा। यहाँ ये डायग्राम बना दिया था डाई एटॉमिक में, नहीं बना दें उसमें, तो F इज इक्वल टू 6, जिसमें F3 जो है वो किसके हैं? ट्रांसलेशनल के, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसमें रोटेशनल के, कुल मिलाकर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो सीधे सीधे लर्न रखें कि मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, डाई एटॉमिक में 5 है, और पॉली एटॉमिक में 6 हैं। कितने ट्रांसलेशनल है, कितने रोटेशनल है, वो ध्यान रखें। लिखा, इन्होंने एक फार्मूला भी बना रखा है, वो बहुत इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लें, हो सकता है बुक्स में दिया हो। लिखिए, बाई फार्मूला लिख लो, ध्यान तो इसी से रहेंगे आपको, लेकिन फिर भी आप नोट कर लें। लिखिए, बाई फार्मूला, लिखिए, इन ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n particles, in a system consisting of n particles,
एंड पार्टिकल्स possesses k independent relation and लिखा इन ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n particles and particles possesses k independent relation, k लिखो, k independent relation, देन ये फार्मूला बना रखा है इन्होंने 3n माइनस के। अभी बताते हैं इसका मीनिंग क्या है। n तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जितने एटम्स होंगे, और k उनके बीच में रिलेशन है। तो पहला मोनो एटॉमिक में 1 होगा, 3 इंटू 1 माइनस 0, दूसरा एटम है नहीं तो कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डाई एटॉमिक में रिलेशन का मतलब होता है ये कितने इससे ये अटैच हैं, ये एक रिलेशन है, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 यानी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये वाइब्रेशनल नहीं देता है, समझ गए ना। और इसी तरह से पॉली एटॉमिक में, और उसका भी नहीं पता लगेगा, जो आप डाई एटॉमिक में लिनियर में ले रहे हैं वो भी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी फार्मूला गिवन है, आप नोट कर लें। एन नंबर ऑफ एटम में जितने हैं, मोनो में 1 होगा तो 1 डाल दें, डाई में 2 डाल दें, और पॉली एटॉमिक में 3 डाल दें, और 3 रिलेशन, तो 6 डिग्री ऑफ। 3 रिलेशन का मतलब ये देखो, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये मतलब अटैच कितने हैं उससे। इन जनरल डिग्री ऑफ फ्रीडम होम एग्जाम में भी डिफिनेशन कोई भले पूछ दे, सीधे सीधे लर्न रखे जाते हैं, यूज होते हैं, समझ गए ना। बहुत ज्यादा उसका वो नहीं है तुम्हारा करना है, बस ध्यान रखें कि वाइब्रेशन में कितना ऐड होगा, सबका वो ध्यान रखें थ्योरी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सॉलिड। फार्मूला नोट किया, नोट करें। थ्री एन माइनस के, एन है नंबर ऑफ एटम्स और के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन है, ठीक है। मोनो में कोई रिलेशन नहीं होगा, सिंगल एटम है, डाई में एक रिलेशन हो गया, वैसे ही पॉली में ये 3 अटैच हो गए ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट डालें जरा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सॉलिड। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सॉलिड, ध्यान रहे हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे वो आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। रियल के लिए यूज होता है कॉम्पिटिटिव में, लेकिन जनरल थ्योरी आइडियल गैस। ठीक है, एन एटम इन ए सॉलिड हैज, एन एटम इन ए सॉलिड हैज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। सॉलिड में मोशन नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड बॉडी है ना, तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल नहीं होते हैं, बस वाइब्रेशनल के लेते हैं। देखिए एन, क्या लिखा, एन एटम इन ए सॉलिड हैज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल but at a high temperature due to vibration, but at high temperature due to vibration along 3 axis, due to vibration along 3 axis, it has कितने बने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 इंटू 2 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 एक्सिस में हो गया, एक पोटेंशियल और काइनेटिक 2 लेते हैं ना वहां वाइब्रेशन में, तो 3 2 या 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नोट किया। अब आप हेडिंग डालें, लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन, EQUI, इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ, हाँ अपने यहाँ वाइब्रेशन 11th में और जनरली कॉम्पिटिटिव में भी यूज नहीं करते हैं, जब तक लिखा ना हो तब तक नहीं लेना है, ठीक है ना, उसको नहीं है। हाँ, लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखिए, फॉर एनी डायनामिकल सिस्टम, फॉर एनी डायनामिकल सिस्टम
in thermal equilibrium, for any dynamical system in thermal equilibrium, the total energy is distributed, the total energy is distributed equally. लिखे, for any dynamical system in thermal equilibrium, the total energy is distributed equally among all the degree of freedom, among all the degree of freedom, and energy associated with each molecule, and energy associated with each molecule per degree of freedom, energy associated with each molecule per degree of freedom is 1 by 2 kT, is 1 by 2 kT. K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्या होता है K? R/N, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 1 by 2 kT, where K is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन में BOLTZMANN है, BOLTZMANN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. And for 1 mole, it is 1 by 2 RT. बड़ा सिंपल थ्योरी है. अब यहां से आप ठीक से समझना कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो 1 by 2, 1 मोल के लिए 1 by 2 RT, सीधा सा, ठीक है ना. तो मोनोएटॉमिक में कितने, तो जनरल फार्मूला क्या बना? 1 मोल के लिए बताओ, एक के लिए कितनी है? 1 by 2 RT. तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो क्या बना? F by 2 nRT. और अगर N मोल है तो F by 2 nRT. समझ गए ना बात? लिखा है नीचे, फॉर मोनोएटॉमिक. अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान दें, हमने अभी आपको बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल, जिसमें कि हमने पोटेंशियल को निगलेक्ट कर रखा है, तो क्या बची? काइनेटिक. तो आप जो एनर्जी लिख रहे हैं यही इंटरनल एनर्जी भी है. आप समझ गए ना बात को? यही इंटरनल है. तो लिखिए, फॉर मोनोएटॉमिक, यू से लिखते हैं इंटरनल एनर्जी को. इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू 3 by 2 RT. लिखें फॉर मोनोएटॉमिक इंटरनल एनर्जी 3 by 2 RT. ये किसके लिए होगी? फॉर 1 मोल. N मोल के लिए कितनी होगी? बोलो. 3 by 2 nRT. इसमें जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, ध्यान देना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी यही होगी, और अगर डिफरेंस निकलवाएं तो 2 पे निकाल के माइनस कर दें तब भी चलेगा फार्मूला. ठीक है, 3 by 2 nRT. जनरल फार्मूला क्या बना? जरा यहां पर नोट कर दें. जनरल फार्मूला काय का है? जनरल फार्मूला बोलो. इंटरनल एनर्जी का कितना बना? बोलो. U इज इक्वल टू, U से ही लिखते हैं इंटरनल एनर्जी को. बोलो क्या बना? F by 2 nRT. ये जनरल फार्मूला बना इंटरनल एनर्जी का. F by 2 फॉर N मोल के लिए. नंबर आप मोल डाल दें तो निकल आएगा. मोनोएटॉमिक में जो आपने एनर्जी निकाली है 3 by 2, ये तीनों किससे रिलेटेड है? ट्रांसलेशनल से. ठीक है ना. फिर लिखें फॉर डाईएटॉमिक. फॉर डाईएटॉमिक टोटल एनर्जी कितनी होगी? 5 by 2 nRT. फॉर N मोल लिख दो. फॉर डाईएटॉमिक टोटल एनर्जी 5 by 2 nRT, ब्रैकेट में फॉर N मोल 5 by 2 nRT. इसमें से ट्रांसलेशनल कितनी है? 3 by 2, और 2 by 2 रोटेशनल है. समझ गए? मिलके 5 by 2 बन गई. ध्यान रहेगा ना. चलो ठीक है, आगे लिखें फॉर पॉलीएटॉमिक. फॉर पॉलीएटॉमिक
कितना बना डिग्री, कितने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 हैं, तो 3 nRT लिख दो। फॉर पॉली एटॉमिक टोटल एनर्जी 3 nRT, फॉर पॉली एटॉमिक टोटल एनर्जी 3 nRT। ठीक है, कितने ट्रांसलेशनल हैं, 3/2, रोटेशनल 3/2। ठीक, आगे हेडिंग डालें आप इंटरनल एनर्जी, हेडिंग डालें आगे इंटरनल एनर्जी। लिखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is the total energy. Internal energy of a system is the total energy possessed by a system. Internal energy of a system is the total energy possessed by a system due to molecular motion. Due to molecular motion, molecular motion का मतलब ट्रांसलेशनल हो गया। ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, काइनेटिक और पोटेंशियल, मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगी, पोटेंशियल, मॉलिक्यूलर मोशन से क्या होगी, काइनेटिक। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन वाले को निग्लेक्ट करते हैं। लिखिए ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन it is called internal kinetic energy. Due to molecular motion it is called internal kinetic energy. कितने तरह के मोशन है इंटरनल काइनेटिक में, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है ना, 3 तरह के मोशन। ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इट इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन एंड ड्यू टू molecular configuration it is called internal potential energy. It is called internal potential energy. इसका मतलब टोटल एनर्जी 2 की वजह से है, एक काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल। लिखा, लिखिए फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी निग्लेक्टेड, हेंस फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी निग्लेक्टेड, हेंस आइडियल गैस कंसिस्ट ओनली internal kinetic energy. Internal kinetic energy which depends only on the temperature of the gas, which depends only on the temperature of gas, and it is given by डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, या आप U इज इक्वल टू NC डेल्टा T भी लिख सकते हैं, NCT भी लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज गिवन बाई डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। हाँ बोल रहे, फॉर आइडियल गैस लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी निग्लेक्टेड, hence for ideal gas consists only internal kinetic energy which depends only on the temperature of the gas, which depends only on the temperature of the gas and is given by delta U is equal to NCV delta T। नोट किया? अब जरा एक पॉइंट यहां पर आप समझ लें। देखो इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला है वो अभी आपने एक नोट किया, क्या था वो, F/2 NR डेल्टा T लिखा है ना, और बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम से ये होती है। यहां थोड़ा समझने, ये 2 ही फार्मूले हैं इंटरनल एनर्जी के थर्मोडायनामिक्स में और दोनों इक्वल है।
अब बात समझे, ये क्यों लेते हैं? देखो ध्यान दें, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो, एडियाबेटिक, कुछ भी प्रोसेस हो, लेकिन इंटरनल एनर्जी में हमेशा NCV डेल्टा टी है। उसका कारण आगे थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन अभी आपने एक पिस्टन सिलेंडर का डायग्राम बनाया था, उसमें एक बात ध्यान दी थी कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तब CV लगाया जाता है फार्मूले में, ठीक। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब आप हीट देते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर कांस्टेंट था तब जो हीट दे रहे हैं वो दो काम कर रही है, एक इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही, दूसरी वर्क डन। लेकिन उसमें जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो उतनी ही होगी जितनी पहले वाले केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट था। आ रही बात समझ में? इसलिए कोई भी प्रोसेस हो, हमेशा इंटरनल एनर्जी का फार्मूला NCV डेल्टा टी है। आप समझ गए ना? तो आप क्या करें, अदर फार्मूला नोट करें। अदर फार्मूला क्या है? अभी अभी नोट किया था आपने, बोलो। NF/2R डेल्टा टी, ये दोनों को इक्वल कर दें तो क्या बनेगा? NCV डेल्टा टी इज इक्वल टू NF/2, ध्यान दें, R डेल्टा टी से कैंसिल करें, N से N कैंसिल करें, यहां से CV का फार्मूला बन गया F/2R। ठीक है, फार्मूले बहुत है, इसमें लर्न करने पड़ेंगे। CV बन गया F/2R, और CP माइनस CVR होता है। एक और फार्मूले अभी हमने नोट कराए थे, CV प्लस R, इसमें CV की वैल्यू डाल दें, F/2 प्लस R, R को कॉमन ले लें तो 1 प्लस F/2, तो CP का फार्मूला बन गया आपका, इसमें CP माइनस CVR है, CV को राइट में ले जाएं, CB की जगह F/2 प्लस R डालें तो CP का फार्मूला 1 प्लस F/2 बन गया। और गामा होता है CP/CV, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो R यहां से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो CP/CV तो R कैंसिल हो जाएगा, तो गामा का फार्मूला बन गया 1 प्लस 2/F। समझ गए ना? नोट करो फार्मूले। हाँ, ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको इंटरनल एनर्जी के कुछ फार्मूले नोट करा दिए हैं, ठीक है। इसमें अभी फार्मूले काफ़ी बैलेंस रह गए हैं, जो कि कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंटरनल एनर्जी को। फिलहाल आप CP और CB के जो फार्मूले हमने दो तरह के आपको अलग अलग कराए थे, और गामा का फार्मूला, इसमें आप डिग्री ऑफ फ्रीडम डाल देंगे तो गामा निकलता जाएगा। मोनो एटॉमिक में कितना डालेंगे? 3, डाई एटॉमिक में 5 है ना, पॉली एटॉमिक में 6। ये सब गैस के लिए बन गया। मोनो एटॉमिक के लिए CB का फार्मूले में F डाल दो, यहाँ CP में F की वैल्यू डाल दो डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो CP आ जाएगा। CV के फार्मूले बन गए। किसी भी गैस के लिए आप CP, CB, गामा और संग में इंटरनल एनर्जी, ठीक। और एक बात और याद रखना, इंटरनल एनर्जी के फार्मूले में केवल टेम्परेचर आ रहा है, इसका मतलब वो किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का खाली। समझ गए ना? इसीलिए वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर PV पर एक टेम्परेचर होगा ना, उसका PV इज इक्वल टू NRT से, उस टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी होगी। आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उस पर इंटरनल एनर्जी होगी। समझ? पाथ कोई भी हो, उससे क्या मतलब है? यानी इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर और टेम्परेचर का फंक्शन है। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।